देखिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गर्मी बहुत तेज है, आपको यहाँ पर पारा दिखा रहा होगा, और ये तेज जो सूरज आपको चमकता दिख रहा है ना, वो भी हमारा हाल भी बता रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में भी अभी अप्रैल की शुरुआत ही हुई है, लेकिन गर्मी का क्या हाल है भाई, आप लोग ही बताइए। भाई सुबह मैं आती हूँ बाहर, ऑफिस आती हूँ, बहुत गर्मी होती है। मतलब आप ये लगा लीजिए 6 बजे के बाद, 6:30 के बाद ना गर्म होने लगता है माहौल। मेरा तो पीक टाइम है, मतलब 1:30-2 बजे निकलना, उस टाइम इतनी गर्मी होती है तो मास्क लगा के छाछ और अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, वही एसी चल गए आप लोग? हाँ बिल्कुल, वो बहुत पहले आई थिंक बहुत जरूरी है। एसी की सर्विस हो गई है, कल ही हो गई है, क्योंकि मामला बहुत गर्म है। बिल्कुल, मामला बहुत गर्म है, इसलिए चाय पर चर्चा तो आप देख रहे हैं, लेकिन चाय के अब ऑप्शंस आप चुन लीजिए। कोल्ड टी प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मौसम भी रंग बदलना शुरू कर चुका है। कुछ दिन पहले तक जहां पर हवा ठंडी थी, वहीं अब यही हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी है। पारा लगातार चढ़ रहा है। दिल्ली समेत लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर और पटना में पारा 40 को छू गया है। यकीनन देश के लोगों के लिए अब अग्नि परीक्षा का समय है, जिससे 2-4 होना ही पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि गर्मी के इस मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिए। अब देखिए, जयपुर बढ़ती गर्मी का मौसम कैसे परेशानी खड़ी करने के लिए तैयार हो रहा है। आगे हीट वेव भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा, उसकी तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी कितनी बड़ी चुनौती है जयपुर के साथ लखनऊ वालों के लिए, चलिए जानते हैं। ऐसे तो राजस्थान में धूप और गर्मी बहुत ही आम बात हो चुकी है, पर इस बार जो मौसम हो रहा है वो आम तो नहीं लग रहा है। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी देखी जा रही है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि नॉर्मल से, चाहे मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें या मैक्सिमम की बात करें, नॉर्मल से वो ज़्यादा ही है। और उसके अलावा हीट वेव जो हर साल आती है, उसमें भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 10 दिन, करीब करीब 15 से 20 दिन इन टोटल, यानी कि आम हर बार से 10 दिन ज़्यादा इस बार हीट वेव रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि मार्च का जो महीना है, जिसमें टेम्परेचर अभी बढ़ा है, उसमें आने वाले 2 दिन में गिरावट होने का भी अनुमान लगाया, जिसमें करीबन 3 से 4 डिग्री अभी मौसम विभाग के अनुसार टेम्परेचर गिरेगा। पर अभी तक अगर हम मार्च की बात करें तो आज की तारीख तक 2 एरिया ऐसे हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ और धौलपुर, जहाँ पे 41 डिग्री करीब टेम्परेचर जा चुका है, 40 से अबव है। और उसके अलावा अभी तक पूरे मार्च में बाड़मेर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज नोटिस किया गया है। आने वाले समय में अप्रैल 1st वीक में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि टेम्परेचर और ज़्यादा राइज होगा, और ख़ास करके डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे करीबन 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाने का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। हीट वेव भी बहुत ज़्यादा रहेगी। टेम्परेचर इस बार पूरी गर्मियों में नॉर्मल से ज़्यादा ही माना गया है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, आज तक। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में झुलसने वाली गर्मी पड़ने लगी है। प्रयागराज, हमीरपुर, बलिया, अयोध्या, वाराणसी में तो तापमान 40 डिग्री क्रॉस कर गया है। तो वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो बता रहा है कि इस वक्त हालात क्या हैं। हम राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पारा 40 के करीब है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाके, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर और बढ़ सकता है। लू के थपेड़े भी वक्त के साथ बढ़ेंगे। तो वहीं लखनऊ में जो इस वक्त पारा 40 से थोड़ा पीछे है, वो अगले 2 दिन में 40 डिग्री पार करने वाला है। फिलहाल 2 से 3 दिन तो इस गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और प्रयागराज और वाराणसी, जो गंगा से सटे शहर हैं, वहां तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि सरकार लगातार निर्देश दे रही है कि जगह जगह प्याऊ लगाएं, पीने की व्यवस्था करें, कोशिशें उसको लेकर भी हैं। लेकिन फिलहाल अभी धरातल पर जो गर्मी महसूस की जा रही है, उससे लोग अपने घर पर रहना ही सही समझ रहे हैं, अगर वो दिन अवकाश का है, वरना मजबूरी का आलम मंजर है। अच्छा देखिए, हम सब लोग गर्मी तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है, तो क्लाइमेट परेशानी तो हमें भुगतनी पड़ रही है। क्या आपको लगता है हम अपनी तरफ से स्टेप्स उठा सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट हम एक मैसेज तो दें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। सेल्फ प्रिकॉशंस, मैं तो जो हर बार कहती हूँ वो यही कहूंगी कि योगा
हर सीजन में और हर सिचुएशन में आपको और तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? ट्रीज लगाना जरूरी। मुझे लगता है कि ग्रीनरी इको फ्रेंडली चीज़ है, जैसे मड हाउस वगैरह वो कर सकते हैं, बैम्बू ट्रीज उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा गुड़गांव में एक किसी ने शुरुआत की है स्टार्टअप की, वहाँ पे अपने पूरे ऑफिस को इको फ्रेंडली उसने बनाया है और जो रूफ है वो बैम्बू का है। और एक भी उसके लिए बैम्बू ट्री काटे नहीं गए हैं, जो गिरे हुए थे उनका इस्तेमाल किया है, प्लस मड का इस्तेमाल किया गया है, विच इज मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रखेगा। हाँ बिल्कुल। खुशी क्या आइडिया है? मुझे लगता है कि आप जो पेड़, वही अब सरकार भी आ गई है और वो बहुत सारे नियम बन रहे हैं, तो ये है कि पेड़ को जितना आप बचा सके और जितना घर में आप पेड़ लगा सके, क्योंकि आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर का एटलीस्ट ऑक्सीजन वगैरह वहां से रहेगा, तो सब अपने घर में प्लांट्स और गर्मी में ना पानी भी बहुत वेस्ट किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो नहीं, और एटलीस्ट जो मॉनसून सीजन में बारिश के दौरान पानी स्टोर भी रख लिया जाए, वो भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। फिलहाल अलग अलग शहरों में गर्मी का जो हाल है ना, वो बेहाल है। भोपाल हो, अहमदाबाद हो, पटना हो, देखिए जरा। अप्रैल के महीने में ही मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं जैसे मई का महीना शुरू हो गया हो, और सुबह से जहां एक तरफ तेज धूप रहती है तो वहीं दिन चढ़ते चढ़ते गर्म हवाओं के थपेड़ों ने मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी की पूरी बोट क्लब की जो रोड है वो आपको सुनसान दिख जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा हो जैसे कर्फ्यू लगा हो। यकीन मानिए ये गर्मी का ही कर्फ्यू है जो सुबह से अपना असर दिखा रहा है। ये इस वक्त यहाँ की सड़कों पे जो है बड़ी संख्या में लोग दिखाई देते थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं, घूमने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, बीते 3-4 दिनों की बात करें तो अब लोगों ने बाहर निकलना लगभग सुबह के समय भी घूमने के लिए बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो लोग बाहर निकल रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग के मुताबिक वो ये कि मध्य प्रदेश में रविवार को जो अधिकतम तापमान है अप्रैल के महीने में ही सोचिए वो 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रतलाम में ये था, यानी सबसे गर्म शहर जो है वो रतलाम रहा मध्य प्रदेश में, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नर्मदापुरम जो कि भोपाल से सटा हुआ जिला है, वहां पे जो अधिकतम तापमान है वो 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे था ही। उज्जैन में 41 डिग्री सेल्सियस रहा, गुना में 41 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 42 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के 10 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहां पे जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ये गर्मी यहाँ से अब कम होने वाली बिल्कुल नहीं है। गुजरात में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार 7 दिन पहले गर्मी जो है ज़्यादातर शहर में 42 डिग्री पार कर चुकी है। सुबह का वक्त है इसलिए जो है ट्रैफिक दिख रहा है, पर दोपहर के वक्त जो है ट्रैफिक में बेहद कमी देखने को मिलती है। लोग सुबह में भी जब निकले तब अपने मुंह को कवर करके निकलते हैं, चाहे वो जिन लोगों ने हेलमेट पहने हैं वो भी जो है अपने मुंह पे रुमाल रखकर जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखते हैं। तो जिस तरह से गर्मी है, मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट घोषित किया हुआ है। कच्छ में रेड अलर्ट है, उसके अलावा उत्तर गुजरात के जितने जिले हैं उसमें येलो अलर्ट, और साथ में जो बात की जाए तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं वहाँ पे ऑरेंज और रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि जब तक जरूरत न हो तब तक बाहर ना निकले। दोपहर में ये पारा 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। और कल जो है कच्छ के कांडला में जो है कंडला एयरपोर्ट पर 44 डिग्री गर्मी दर्ज की गई थी। उसके अलावा सुरेंद्रनगर में जो है वो 43 डिग्री, और अहमदाबाद में भी 42 डिग्री टेम्परेचर अहमदाबाद गांधीनगर में देखने को मिला था। तो आज भी ये गर्मी का पारा जो है बढ़ता हुआ लगातार देखा जा रहा है। लोगों से मौसम विभाग ने जो है कहा है कि आप जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखें, और ताकि जो है वो गर्मी से जो है उनको परेशानी ना हो, इस बात का भी जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि इस बार जो है गर्मी अभी भी बढ़ेगी। मई महीने तक जो है गुजरात में गर्मी का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस बार लोगों के लिए अभी से जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन निवास के साथ ब्रिजेश जोशी। चिलचिलाती गर्मी और लू के प्रकोप से बिहार के कई इलाकों में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अप्रैल का पहला ही सप्ताह बीता है, लेकिन गर्मी ऐसी है कि लोगों को ज़बरदस्त मुसीबत झेलनी पड़ रही है। दिन के वक्त तापमान हालांकि कई ज़िलों में 35 से 40 डिग्री के बीच ही अभी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रैल के पहले सप्ताह में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है मानो मई जून का महीना
आ गया हो, लेकिन ऐसे में मौसम विभाग के तरफ से 7 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तकरीबन 32 ज़िलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगले 4-5 दिनों में बिहार के कई ज़िलों में हल्की बारिश और जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कि तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। और खासकर उत्तर बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस बात की संभावना जताई गई है कि अगले 4-5 दिनों में जो है वो बारिश होगी, वज्रपात होगी और पारा जो है वो 2 से 4 डिग्री कम हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त अगर राजधानी पटना की भी बात करें तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री जो है आज रहने का अनुमान है और लोगों को दिन के वक्त ऐसा महसूस हो रहा है गर्मी के कारण मानो मई जून का महीना आ गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना। तो आपने रिपोर्ट देखी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्या हाल है वहां पर। गर्मी से अभी से ही लोग बेहाल होने लगे हैं। ऐसे में जरूरी है हमें ये जानना कि मौसम विभाग क्या कहता है। तो मौसम विभाग की तरफ से ओवरऑल जो जानकारी निकल कर आ रही है, क्या पूर्वानुमान जताया जा रहा है गर्मी के मौसम को लेकर, आइए जानते हैं। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहाँ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब, हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे। तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए, उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। अब देखिए, तमाम राज्यों की तस्वीरें तो आपने देख ली, मौसम विभाग ने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया। उफ गर्मी, हाय गर्मी तो हो रही है, लेकिन आपको पता है अभी भी एक ऐसी जगह है जहां आप जा सकती हैं घूमने के लिए, बहुत ठंडी जगह है, वहाँ की बर्फ भी पिघल जाए हमारे जाने से। गर्मी होगी ना। खुशी बताएंगी कौन सी है वो जगह? मुझे तो जगह आप बताइए, कहाँ भेजने वाली हैं? मैं एक्चुअली पहाड़ों में लेकर जा रही हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट आप बताएंगे कि वो जगह कौन सी है। पहाड़ों की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि बताना नहीं है, तस्वीरें दिखानी है। क्योंकि पहाड़ों की तस्वीरें भले ही गर्मी झेल रहे लोगों को सीधे तौर पर राहत नहीं दिला सकती, लेकिन उन्हें देखकर आंखों को सुकून जरूर मिलेगा। तो आप भी देख लीजिए ये तस्वीरें। गर्मी जब लोगों को बेहाल करने लगती है तो उस वक्त ऐसे नजारे आंखों को बेहद सुकून देते हैं। गर्मी से राहत पाने की आस में अक्सर मैदान से लोगों को पहाड़ का रुख करते देखा जा सकता है। इस बार तो देश के कई हिस्सों में गर्मी अभी से अपना तेवर दिखाने लगी है। ऐसे में अभी भी लोग कश्मीर में सर्दी का आनंद लेते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में पर्यटक यहाँ के डल लेक और घाटियों की सुंदरता का दीदार करते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में हालांकि अब बर्फ ओझल हो चुकी है, लेकिन देश में एक जगह ऐसी भी है जहां अभी भी बर्फ के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। यहां लोग गर्म कपड़े पहनकर स्नो गेम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बर्फ से लद्दाख ये देश का वो हिस्सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है, यानी लद्दाख का द्रास। लोग बर्फ पर खेल का आनंद उठाने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इस वक्त हम वर्ल्ड के सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास के सबसे मशहूर स्नो सिकी एरिया मनमन टॉप पे है, जहां हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी सरकार, यूटी लद्दाख सरकार ने जो है यहाँ
फैसला किया कि यहाँ पे एक विंटर एकेडमी खोला जाएगा द्रास और ज़ांस्कर में। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस साल इस पे काम होगा। आप देख सकते हैं कि कितना फ्रूटफुल जगह है, क्योंकि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में भी आप यहाँ समर सीकिंग कर सकते हैं। विंटर में तो यहाँ का कितना तारीफ करें उसमें कोई कम नहीं, क्योंकि यहाँ 10 से 15 फीट बर्फ होते हैं। सीकी का एक बड़ा अच्छा स्कोप है, ट्रैक बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ये मनमन टॉप पे। सिर्फ कमी थोड़ी सी बस इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर गवर्नमेंट इसी हमारे शौक को अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा इस पर इनिशिएटिव लेके तो एक आने वाले दिनों पे एक अच्छा ये मतलब सीकी का एक बड़ा एक ये बन सकता है टूरिज्म के लिहाज से, ये द्रास के लिए। दरअसल कश्मीर में मार्च के महीने में बर्फबारी खत्म हो गई और जो बर्फ जमी भी थी वो पिघल गई। लोग स्नो गेम के लिए वहाँ का रुख करते थे, लेकिन वहाँ मायूसी मिलने के चलते द्रास को अब पर्यटक स्नो स्कीइंग के लिए पसंद कर रहे हैं। स्नो स्कीयर्स के लिए द्रास अब और एक जगह बनकर उभर रही है, जहाँ पर न सिर्फ सर्दियों में बल्कि मार्च और अप्रैल के महीने में भी पर्यटक और स्नो स्कीयर्स स्नो स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं। द्रास प्रशासन का मानना है कि जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के चलते कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी में कमी हो रही है, अब उन पर्यटकों और स्नो स्कीयर्स को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब अप्रैल महीने के अंत तक द्रास, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है, स्नो स्कीइंग के लिए खुला रहेगा। कहीं न कहीं खिलाड़ियों के साथ साथ बर्फ से खेलने की मुराद जो है वो पर्यटकों की भी पूरी हो पाएगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। और बात वर्ल्ड हेल्थ डे की, जिसका दुनिया भर के लोगों की सेहत से लेना देना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापे से बचने की अपील की है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल इसका मकसद सभी लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिलना है। 1948 में प्रथम स्वास्थ्य सभा में प्रस्तावित होने के बाद साल 1950 से हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहते हुए दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। सैंड आर्ट के मसीहा सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर से वैश्विक मंच पर भारत का डंका बजा दिया। सुदर्शन पटनायक ने विश्व प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतकर भारतीय कला और संस्कृति की वैश्विक मुनादी करती है। और ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। काबिले गौर है कि सुदर्शन ने ये पुरस्कार विघ्नहर्ता भगवान गणपति जी के नायाब कलाकृति बनाकर अपने नाम किया है। साहिल पर हर रोज घरौंदा बनाने वालों की यकीन से समंदर की वाचाल मौजें भी हार जाती हैं। और इस बात की सबसे जीवंत मिसाल हैं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। साहिल की रेत पर पिछले 4 दशक से मुसलसल एक से बढ़कर एक नायाब कलाकृतियां उकेरने वाले सुदर्शन पटनायक की कामयाबियों की बेनजीर कड़ियों में एक और तमगा जुड़ गया है। दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में शनिवार को शुरू हुए सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान सुदर्शन को प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से नवाजा गया। इस विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता में सुदर्शन ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई, जिसके अनुपम सौंदर्य ने आयोजकों को अचंभित कर दिया। सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की इस बेनजीर मूर्ति के जरिए विश्व शांति का संदेश भी दिया। इस साल पटनायक को इस प्रेस्टीजियस अवार्ड का विजेता घोषित किया जाना इस लिहाज से बेहद खास है कि साल 2025 वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश सैंड आर्टिस्ट फ्रेड डॉरिंगटन की 100वीं वर्षगांठ है। साफ है कि सुदर्शन ने बतौर सैंड आर्टिस्ट एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुदर्शन पटनायक को इस उपलब्धि के लिए हृदय के अंतरतम से बधाई दी। सीएम मांझी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखकर कहा, सुदर्शन पटनायक ने वेमाउथ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के माध्यम से शांति का संदेश दिया। उनके योगदान ने वैश्विक मंच पर हमारे देश और राज्य की संस्कृति विरासत को और बढ़ाया है।
दरअसल सुदर्शन पटनायक अब तक 65 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। सुदर्शन पटनायक наш скульптор и мировая звезда। अभी पिछले ही साल उन्होंने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता था। इस प्रतियोगिता में सुदर्शन पटनायक ने महाप्रभु जगन्नाथ के रथ और उनके भक्त बलराम की 12 फीट की रेत की कलाकृति बनाई थी। इससे पहले साल 2008 में बर्लिन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप जीतकर सुदर्शन ने भारत का नाम रोशन किया था। सुदर्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया भर में हो रही हर तरह की घटनाओं से वो पूरी तरह वाबस्ता रहते हैं। यही वजह है कि उनकी अनूठी कलाकृतियों में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, धूम्रपान, एड्स, खेल प्रतियोगिताओं और अध्यात्म तक की झांकी देखने को मिल जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुदर्शन की रेत कला मुफलिसी की कोख से पैदा हुई है। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में 15 अप्रैल 1977 को जन्मे सुदर्शन के सिर से पिता का साया काफी कम उम्र में उठ गया था। 2 जून की रोटी की तलाश में उन्हें 8 साल की उम्र में एक बंगाली परिवार में हाउस हेल्प का काम करना पड़ा। लेकिन इसी गुर्बत ने भीतर छिपे कलाकार को ऐसे झंकृत कर दिया कि आज पूरी दुनिया इनकी कला के आगे सजदे में आ गई है। हुआ ये कि बचपन से ही पेंटिंग के शौकीन सुदर्शन के पास जब कूची, कैनवस और रंग खरीदने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी भावनाओं को रेत पर उकेरना शुरू किया। साफ है, गरीबी ने ही इस कलाकार को दुनिया का सबसे उम्दा सैंड आर्टिस्ट बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय जारी है, हम पियेंगे चाय और देखेंगे फन गली। ब्रेक के उस पार रहिए हमारे साथ।